हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं न सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत क्या होती है, बल्कि आपको यह भी बताऊंगा कि रेगुलर बेल फाइल करने से लेकर और एक्यूज्ड के जेल से निकलने तक की पूरी प्रक्रिया होती क्या है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon to get all the latest notifications of my new videos. So let's start this video. फ्रेंड्स, रेगुलर बेल समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि बेलेबल और नॉन बेलेबल सेक्शंस क्या होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होता है तो उसके ऊपर एफआईआर में दो तरह के सेक्शंस लगते हैं, पहला बेलेबल और दूसरा नॉन बेलेबल। बेलेबल सेक्शंस के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति पर एफआईआर हुई है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बेलेबल सेक्शंस लगने पर पुलिस खुद पुलिस बेल दे देती है, या फिर अगर वह व्यक्ति कोर्ट में भी सरेंडर करता है तो कोर्ट उसे निश्चित रूप से बेल दे देती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह लॉ पूरी तरह से सेटल कर दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति कोर्ट के पास सरेंडर करता है जिसके ऊपर बेलेबल सेक्शंस के अंतर्गत एफआईआर की गई है, तो कोर्ट उसके बेल को खारिज नहीं कर सकता है, बल्कि कोर्ट को उसे निश्चित रूप से जमानत देनी होती है। लेकिन समस्याएं तब शुरू होती हैं जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन के अंतर्गत एफआईआर होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन के अंतर्गत एफआईआर होता है और वह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, तो फिर इस परिस्थिति में उस व्यक्ति को रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत लेनी होती है, तभी वह फिर जेल से बाहर निकल पाता है। रेगुलर बेल कराने के लिए आपको सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा जहां पर उस एक्यूज्ड का केस चल रहा है। वहां पर आपको एक अधिवक्ता नियुक्त करना होगा और फिर अधिवक्ता को एफआईआर में लिखित घटना समेत तमाम डिफेंस की बातों को आपको बताना होगा। आपकी कही गई बातों पर अधिवक्ता एक पिटीशन तैयार करते हैं, उसमें एक्यूज्ड के पक्ष में डिफेंस लेते हैं और साथ ही कोर्ट से यह प्रार्थना किया जाता है कि उस एक्यूज्ड व्यक्ति को नियमित जमानत दे दिया जाए। इसी पिटीशन को रेगुलर बेल पिटीशन कहा जाता है। रेगुलर बेल पिटीशन तैयार होने के बाद अधिवक्ता रेगुलर बेल पिटीशन को फाइल करते हैं। अब रेगुलर बेल पिटीशन फाइल होने के बाद सुनवाई कितने दिनों में होगी, यह डिफर करता है फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट। बहुत सारे कोर्टों में मैंने ऐसा देखा है कि रेगुलर बेल पिटीशन फाइल करने के दूसरे दिन ही सुनवाई फिक्स कर दी जाती है, लेकिन बहुत सारे कोर्टों में मैंने ऐसा भी प्रैक्टिस देखा है कि रेगुलर बेल पिटीशन फाइल करने के बाद 5 से 7 दिनों के अंदर उसकी सुनवाई का डेट आता है। अब जब भी रेगुलर बेल पिटीशन की सुनवाई की तिथि फिक्स होती है, उस दिन आपके अधिवक्ता जाते हैं और उस बेल पिटीशन पर ऑनरेबल कोर्ट के सामने बहस करते हैं। बहुत सारे केसेस में ऑनरेबल कोर्ट जो है वह एक डेट पर ही फैसला सुना देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं जहां पर ऑनरेबल कोर्ट एक डेट में फैसला नहीं सुनाते हैं, बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से केस डायरी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन संबंधी तमाम बातें लिखी हुई होती हैं, उस केस डायरी को कॉल कर देते हैं और अगली तिथि पर केस डायरी को पूरी तरह से पढ़कर और अधिवक्ता की बातों को सुनकर फिर अपना फैसला सुनाते हैं। अब सुनवाई पूरी होने के बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोर्ट ने आपके बेल को खारिज कर दिया है या फिर आपके बेल को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि आपको नियमित जमानत दे दी है। फैसला आने के बाद ऑर्डर की कॉपी जो होती है वह कॉपी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ से उस कोर्ट में जाती है जहां पर एक्चुअली में आपका केस चल रहा है। उस ऑर्डर को, जो केस का मूल फाइल होता है, उसमें लगा दिया जाता है और फिर ऑनरेबल कोर्ट को उस ऑर्डर को दिखा दिया जाता है। ऑनरेबल कोर्ट उस ऑर्डर को देखते हैं और उसके बाद एक इनिशियल डाल देते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ से जो ऑर्डर आया है वह ऑर्डर अब उस कोर्ट की नजर में है। उसके बाद फाइल को फिर बंद करके रख दिया जाता है। अब जो बेल ऑर्डर आता है उसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ रहता है कि एक्यूज्ड को तभी छोड़ा जाएगा जबकि वह एक बेल बॉन्ड भरेंगे और बेल बॉन्ड में 1 या 2 श्योरिटीज एक्यूज्ड को देनी होती है। अब ये बेल बॉन्ड क्या होता है और श्योरिटीज क्या होता है, यह मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, वरना अभी यहाँ पर आपके लिए मामला जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
अभी के लिए आप इतना समझिए कि बेल ऑर्डर आते ही किसी का बेल नहीं होता है, बल्कि एक्यूज्ड को एक बेल बॉन्ड भरना होता है और बेल बॉन्ड भरने के साथ साथ उसे 2 श्योरिटीज देनी होती है। बेल बॉन्ड भरने और 1 या 2 श्योरिटीज कितने देने हैं, इसके ऑर्डर के बाद साथ साथ उस ऑर्डर कॉपी में यह भी लिखा होता है कि बेल बॉन्ड कितने समय के अंदर भरना है। अब यह डिपेंड करता है कोर्ट पर कि कोर्ट इसमें कितना समय देते हैं। बहुत सारे कोर्ट 2 सप्ताह का समय देते हैं और बहुत सारे कोर्ट जो है वह 4 से 6 सप्ताह का भी समय दे देते हैं। यानी कि एक्यूज व्यक्ति को बेल ऑर्डर आने के बाद 2 से लेकर 6 सप्ताह तक का जो भी समय दिया जाता है, उस समय के अंदर उस बेल बॉन्ड को भरना होता है विद श्योरिटीज। अगर उस दरमियान वह बेल बॉन्ड को नहीं भरता है तो फिर वह टाइम लैप्स हो जाता है और फिर उसे दोबारा कोर्ट के पास जाकर उस टाइम को रिन्यू करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। तो अब मान लेते हैं कि एक्यूज का बेल भी हो गया और उसे बेल बॉन्ड भरने की इजाजत मिल गई है 2 श्योरिटीज के साथ, और उसे 6 सप्ताह का टाइम भी मिल गया है। अब इस 6 सप्ताह के अंदर जो भी एक्यूज के अधिवक्ता होंगे वह 2 श्योरिटीज के साथ ऑनरेबल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरेंगे। ऑनरेबल कोर्ट जो है वह बेल बॉन्ड और श्योरिटीज को चेक करता है और सारी चीजें ठीक होने पर वह रिलीज ऑर्डर जारी करने का आदेश दे देता है। कुछ ही घंटों के अंदर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। अब रिलीज ऑर्डर जारी हो गया, लेकिन यह रिलीज ऑर्डर जेल अधिकारियों तक कैसे पहुंचेगा और वह व्यक्ति किस प्रकार से जेल से रिहा होगा, अब इस बात को समझते हैं। रिलीज ऑर्डर जारी होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप या कोई भी व्यक्ति उस रिलीज ऑर्डर को लेकर अगर जेल अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा तो जेल अथॉरिटी उस ऑर्डर को मान लेंगे और एक्यूज को रिहा कर देंगे। ऐसा नहीं है। कोर्ट में उन रिलीज ऑर्डर को ले जाने के लिए एक ऑथराइज्ड व्यक्ति होता है और पूरे दिन में जितने भी रिलीज ऑर्डर बनते हैं वह व्यक्ति शाम को वह सारे रिलीज ऑर्डर लेकर जेल अथॉरिटी के पास ले जाकर जमा करता है। सिर्फ वही ऑथराइज्ड व्यक्ति जब किसी भी रिलीज ऑर्डर को लेकर जेल अथॉरिटीज के पास जाते हैं तो जेल अथॉरिटीज उन रिलीज ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है। अब जैसे ही वह व्यक्ति रिलीज ऑर्डर लेकर जेल अथॉरिटीज के पास पहुंचते हैं, अमूमन घंटे 2 घंटे के अंदर सारी कार्रवाइयों को पूरी करके जेल अथॉरिटी जो है वह उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर देता है। तो यह पूरा प्रोसेस है रेगुलर बेल पिटीशन के फाइल होने से लेकर किसी भी व्यक्ति के जेल से निकलने तक। अब एक सवाल यह रह गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर रेगुलर बेल खारिज कर दिया है तो फिर उसके आगे का रास्ता क्या है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपके रेगुलर बेल को खारिज कर दिया है तो फिर इस परिस्थिति में उस स्टेट के ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं, और अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उस बेल को खारिज कर दिया है तो फिर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उस रेगुलर बेल पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। एक बात आपको यह भी क्लियर कर दूं कि अगर रेगुलर बेल आपका खारिज हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, बल्कि जब भी केसेस के स्टेजेस चेंज होते हैं तो फिर हर चेंज स्टेजेस पर या चेंज सर्कमस्टांसेस पे आप दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार भी रेगुलर बेल पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है और सेवरल टाइम्स भी आप रेगुलर बेल के पिटीशन फाइल करके बाद में भी आप एक्यूज्ड का जमानत करवा सकते हैं। तो यह थी पूरी प्रक्रिया नियमित जमानत यानी रेगुलर बेल के संबंध में। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत क्या होता है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।